हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, बजट 2023 के अंदर जीएसटी के कुछ अमेंडमेंट आए हैं जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी के अंदर वो कौन कौन से अमेंडमेंट है जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अमेंडमेंट है सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन 10 कहता है कंपोजिशन स्कीम्स के लिए अगर कोई भी पर्सन अगर कंपोजिशन स्कीम अप्लाई करता है तो उसको कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है कि सर वो गुड्स इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकता, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। इसी तरह से एक और रिस्ट्रिक्शन थी इनके ऊपर कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई आप नहीं कर सकते। लेकिन इस अमेंडमेंट ने उन्होंने ये गुड्स वर्ड्स को क्या कर दिया, ओमिट कर दिया। ओमिट का मतलब है कि उन्होंने वहां से हटा दिया। अब हटाने से क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई कंपोजिशन पर्सन सप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो ये अब ये क्लियर हो गया कि कोई भी पर्सन जो कंपोजिशन पर्सन से यानी कि कंपोजिशन स्कीम से अप्लाई की हुई है, अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर वो सप्लाई करना चाहता है गुड्स की तो वो कर सकता है। लेकिन उसमें एक और सेक्शन इंसर्ट कर दिया, सेक्शन 122(1)(b। सेक्शन 122(1)(b क्या कहता है सर, ये कहता है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर किसी कंपोजिशन पर्सन ने सप्लाई की लेकिन अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई कर दी जबकि उसके लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में पेनल्टी लगाई जाएगी जो हम आने वाले अमेंडमेंट में देखने वाले हैं। तो ये पहला अमेंडमेंट था जो कंपोजिशन स्कीम्स के लिए था। अब बात करते हैं सेक्शन 16 की, ये जो ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है। सेक्शन 16 के अंदर ये बोला हुआ है कि सर अगर आप 180 डेज के अंदर अगर आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट नहीं करते हो तो आपको आपकी आईटीसी रिवर्स करनी होगी। लेकिन ये आईटीसी कैसे रिवर्स करनी है ये अभी तक क्लियर नहीं था। तो अब उन्होंने क्या बोल दिया सर कि एडेड टू आउटपुट प्राइसेस अलोंग विद इंटरेस्ट देयर ऑल। मतलब क्या है सर कि आप ये जो आईटीसी है 180 डेज के अंदर अगर आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट नहीं करते हो तो आपको आपकी आईटीसी रिवर्स करनी होगी। और ये आईटीसी आप कैसे रिवर्स करोगे, या तो आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करो या डीआरसी 013 के अंदर आप फॉल करो। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया। आप इस तरह से आप आपकी आईटीसी रिवर्स करते हो। इसके बाद उन्होंने मेड बाय हिम एक वर्ड था, इस वर्ड्स को उन्होंने चेंज कर दिया टू द सप्लायर, क्लियर कर दिया कि आपके सप्लायर्स की आईटीसी आपको रिवर्स करनी है। इसके बाद बात करते हैं सर सेक्शन 16, ये भी ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है। सेक्शन 16 में ये बोला हो कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी वो चैरिटी करना चाहती है कि ये है कि जैसे मैं कोई डायरीज और ये कुछ किसी में डोनेशन ये बांटना चाहता हूं, तो अगर वो डायरी अगर आपने किसी से परचेज की है, वो डायरी अगर आपने किसी से परचेज किया उस पर अगर आपने जीएसटी लिया हुआ है तो वो क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो। मींस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू अगर आप कोई भी सप्लाई करते हो जहां पर आप टैक्स चार्ज नहीं करते हो तो उस कंडीशन में अगर आप ये कोई भी परचेज करोगे तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 16 सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 उन्होंने अमेंड कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं अमेंडमेंट सेक्शन 23। सेक्शन 23 है ये बात करता है रजिस्ट्रेशन की। अब सेक्शन 22 और सेक्शन 24 ये भी बात करते हैं सर रजिस्ट्रेशन की। सेक्शन 24 बोलता है कि सर आपको इनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, सेक्शन 22 बोलता है रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो यहां पर सेक्शन 23 को उन्होंने मेन सेक्शन बना दिया। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन की बात आएगी तो हमको सेक्शन 23 को ही ध्यान में रखना है। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला एनी पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ that are not liable to tax, यानी कि अगर वो exempted गुड्स की सप्लाई कर सकता है और wholly exempted from the tax under the act integrated goods and service tax act। मतलब या तो उसके जो लाइबिलिटी है यानी 40 लाख रुपीस उसका टर्नओवर क्रॉस नहीं कर रहा है तो, या फिर वो exempted गुड्स की सप्लाई कर रहा है, उस कंडीशन में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। लेकिन दूसरे सेक्शन बोलते थे, सेक्शन 22 और 24 बोलते थे कि अगर आप आरसीएम के थ्रू हो और आरसीएम के थ्रू अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है तो उस समय आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना था। लेकिन उस सेक्शन को उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सेक्शन 23 को मेन सेक्शन मान लिया कि सेक्शन 23 जो बोलेगा वही होगा। अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या फिर अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीस तक क्रॉस नहीं हुआ है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा, चाहे आप आरसीएम में हो जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल। क्लियर हो गया आपको ये। चलिए सेक्शन 5 बोलता है 37, सेक्शन 37 बोलता है अमेंडमेंट नंबर 5 और सेक्शन 37 के अंदर उन्होंने सर ये बोला हुआ है कि अगर आप कोई भी
रिटर्न यानी कि GSTR 1 अगर आपने फाइल नहीं किए हुए हैं तो गवर्नमेंट आपको 3 साल का पीरियड देती है। 3 साल के पीरियड के अंदर आप GSTR 1 फाइल कर सकते हो, लेकिन अगर आप 3 साल के बाद भी GSTR 1 फाइल नहीं किया तो फिर आपको फाइल नहीं कर पाएंगे। ये उन्होंने एक और सब सेक्शन 5 इन सेक्शन 37 ऐड कर दिया। इसके बाद उन्होंने 37 के अंदर 37 जो था ये बात था आउटवर्ड सप्लाई यानी कि GSTR 1, और सेक्शन 39 बताता है कोई भी रिटर्न। ये भी उन्होंने सब सेक्शन 11 इंसर्ट किया। इसके अंदर भी उन्होंने यही बोला, A registered person shall not be allowed to furnish a return for tax period after the expiry of period of 3 years from the due date furnishing the said return। मतलब सर सिंपल एक ही है, आप कोई भी रिटर्न 3 साल के अंदर अंदर फाइल कर सकते हो, इसके बाद गवर्नमेंट अप्लाई नहीं करेगी, मतलब गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगी। लेकिन गवर्नमेंट के पास में ये राइट्स है कि अगर वो आपको परमिशन देती है तो भी आप फाइल कर सकते हो। इसके बाद सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न की बात करता है। सर एनुअल रिटर्न भी सिंपल सी चीज है कि आपको ड्यू डेट तक फाइल करना, लेकिन अगर आपने ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया हुआ तो यहां पर भी उन्होंने सेक्शन 2 एक और इंसर्ट किया हुआ है, और रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश एन एनुअल रिटर्न अंडर द सेक्शन ऑफ 1 फॉर फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड फॉर 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेट एनुअल रिटर्न। मतलब कि आपकी एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट थी उसके 3 साल के अंदर अंदर आप रिटर्न फाइल कर सकते हो उस फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन 3 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। अमेंडमेंट सेक्शन 56 बोलता है सर आपकी जीएसटी रिफंड के लिए। पहले क्या होता था, जीएसटी रिफंड था, जब भी आपका जीएसटी रिफंड था उसके जो इंटरेस्ट था उस इंटरेस्ट आपको तुरंत मिल जाता था, लेकिन अब उन्होंने यहां पर एक और वर्ड दे दिया 60 डेज। मतलब यह है कि सर आपका जब भी रिफंड बन रहा है, रिफंड लेने में अगर गवर्नमेंट लेट हो जाती है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 16 डेज के बाद से स्टार्ट होगा। ये सेक्शन 56 अमेंडमेंट ये कहता है, हालांकि इसमें इतना कोई काम किया नहीं, फिर भी एक बार आप उसको चेक कर लें। अब बात करते हैं सेक्शन 22, जो हम बात कर रहे थे अभी कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर किसी कंपोजिशन स्कीम्स पर्सन की गुड्स की सप्लाई करता है तो उसको कुछ चीजें ध्यान में रखती है। उसके लिए कुछ नए सेक्शन यहां पर ऐड किए हुए, न्यू सब सेक्शन 1B। अब ये 1B सेक्शन सिर्फ पेनल्टी के लिए है, और ये पेनल्टी किसके लिए है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। अगर आपके कोई भी क्लाइंट है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनको आप ये सूचित करते हैं। क्या है, सबसे पहला ई कॉमर्स ऑपरेटर वो allows supply of goods or service or both through by an unregistered person other than person exempted from registration by notification issued by under to make such supply। मतलब सर अगर कोई वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर गुड्स की सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो कर सकता है, तो आपको पेनल्टी लगेगी। अलाउ एन इंटरेस्टेड सप्लाई गुड सर्विस बोथ बाय द पर्सन नॉट एलिजिबल टू मेक सच इंटरेस्टेड सप्लाई। मतलब ऐसा पर्सन जिसके ऊपर इंटरेस्टेड सप्लाई करने की परमिशन ही नहीं है, अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सप्लाई करता है तो ये किसको ध्यान रखना है सर, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को ध्यान रखना है कि ये पर्सन कंपोजिशन स्कीम पर्सन है, यानी कि इसके लिए इंटरेस्टेड सप्लाई करने के लिए परमिशन नहीं है। अगर वो फिर भी कर रहा है तो फिर उसको पेनल्टी लग जाएगी। दूसरा, फेल्स टू फर्निश करेक्ट डिटेल स्टेटमेंट ऑफ द फर्निश अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 52 ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स अफेक्टेड थ्रू द पर्सन exempted from obtaining registration under this act shall be liable to pay penalty of 10,000 rupees, an amount of equivalent to the tax equivalent such as been made registered person under then substance whichever is higher। मतलब सर ये बोलता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो भी पर्सन, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर GSTR 8 फाइल करते हैं, उसके थ्रू आपको सभी डिटेल्स देनी है जिस पर्सन ने आपके साथ में सेल्स किया हुआ है। अगर आपने प्रॉपर उनकी डिटेल्स नहीं दी तो आपको यहां पर पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। ये पेनल्टी 10,000 रुपीज तक हो सकती है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए उन्होंने कुछ यहां पर कुछ ज्यादा ही चेंजेस लेके आए हैं जो आपको जानना जरूरी है। अगर आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आपके क्लाइंट हैं तो आपको ये सेक्शन 122 को डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। तो आज हमने जीएसटी के अमेंडमेंट्स के रिलेटेड बात की। इनकम टैक्स के अंदर अगर आप 7 लाख रुपीस तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको जीएसटी इनकम टैक्स नील फाइल करना है, यानी कि इनकम टैक्स पे नहीं करना है। उसके स्पेशल वीडियो हमने हमारे चैनल्स पर बना दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।